हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एटम्स। ओके, काफी इजी सा चैप्टर है। आपने लगभग जो भी हम इसमें पढ़ेंगे ऑलमोस्ट सब कुछ केमिस्ट्री में पढ़ रखा होता है क्लास 11 में। ओके, तो बेसिकली लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं डिफरेंट वेज में। ठीक है, नेक्स्ट फिर टारगेट था कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे हैं एटम के अंदर, कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है बेसिकली एटम चैप्टर में अपने क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है और कि और इलेक्ट्रॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या रेडियस है, कहां पर है, कैसे है, कितनी एनर्जी है। ओके, तो इसमें साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल दिए। सबसे पहले आपने पढ़ रखा होता है थॉमसन ने मॉडल दिया था कि प्लम पुडिंग मॉडल, कि वो तरबूज की तरह कि एटम में ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज थे, एटम न्यूट्रल होता है। ओके, एटम न्यूट्रल है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है। तो उसने कहा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वो रेड वाला पार्ट है और इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द रेड पार्ट। जैसे सीड्स होते हैं कि जो ब्लैक सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है, रेड पार्ट सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, ओके, और एटम का मास काफी ज्यादा होता है। मतलब मास ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का मास क्या है, बहुत कम। ठीक है, बट वो मॉडल ज्यादा टाइम नहीं चला, वो सही मॉडल नहीं था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल से मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल, ये इसका नाम है प्लेनेटरी मॉडल। कि इसमें बोला गया प्लेनेटरी मॉडल क्या कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। प्लेनेटरी मॉडल ऐसे को नाम दिया गया न्यूक्लियर मॉडल, क्योंकि इसी में आपने न्यूक्लियस को डिफाइन किया तो नाम दिया गया न्यूक्लियर मॉडल। और रदरफोर्ड मॉडल किसलिए नाम दिया गया, ऐसा माना जाता है कि एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, बट एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने नहीं किया था, मॉडल उसके दो स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। उनका नाम है हेंस गाइगर, अर्नस्ट मैजरन। हेंस गाइगर एंड अर्नस्ट मैजरन। ओके, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक बार पेपर में ऐसे भी आया था कि इन अ गाइगर मैजरन एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है, उसमें भी लिखा हुआ है कि गाइगर मैजरन एक्सपेरिमेंट मतलब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो रदरफोर्ड ने उन्हें आइडिया दिया था उसके स्टूडेंट पे भी ऐसे करना है एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने उसको ऑनर करने के लिए उसको मॉडल को एक और नाम दिया रदरफोर्ड मॉडल। ओके, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा बस रिकैप कराऊंगा, उसमें आप एनसीईआरटी से स्टडी कर सकते हो और करना है तो। उसमें बेसिकली क्या था कि एक थिन फॉयल रखी, जिससे मतलब मानो एक गोल्ड की थिन फॉयल, यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, सामने अल्फा पार्टिकल कलेक्ट कर रहे थे, स्क्रीन है, ये थिन गोल्ड फॉयल है, ये अल्फा पार्टिकल्स है। तो मोस्टली पार्टिकल सीधे चले गए, लगभग सारे पार्टिकल्स सीधे चले गए। कुछ पार्टिकल्स की लार्ज एंगल स्कैटरिंग होगी, स्कैटर होगी कुछ इस एंगल पर, ये ऐसे जा रहे थे, ऐसे हो गए। और बहुत वेरी फ्यू 1 in 10,000 पार्टिकल्स वापिस आ गए। ठीक, ये जीरो स्कैटरिंग, लार्ज एंगल स्कैटरिंग, बैकवर्ड स्कैटरिंग की उल्टे हो गए कि यहां पर एकदम स्कैटरिंग एंगल है 180 डिग्री, ऐसे जा रहे थे, ऐसे हो गए। लगभग मोस्टली सीधे चले गए, कुछ किसी एंगल पर हो गए स्कैटर, और 1 in 10,000 बैकवर्ड स्कैटरिंग। ओके, ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इससे उन्होंने क्या फिर कंक्लूजन निकाला कि जो मोस्ट ऑफ द एटम है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, एटम में ज्यादा स्पेस एम्प्टी है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कॉन्सेंट्रेटेड है। उस जगह को उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया, मतलब एटम है।
ये बीच में न्यूक्लियस है पॉइंट, कि सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्या हो रहा था, जैसे एक एटम है, मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो न्यूक्लियस के थोड़ा पास आ रहे थे वो ऐसे जा रहे थे, जो बिल्कुल न्यूक्लियस की लाइन में आ रहे थे उनकी बैकवर्ड स्कैटरिंग हो रही थी। ओके, क्लियर बात। तो ऐसे उन्होंने बताया कि सारा का सारा क्या था रदरफोर्ड मॉडल, कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, और बहुत ही थोड़ी जगह पर मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस इज एम्प्टी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस like planets are revolving around the sun. Okay, फिर बेटा एक ग्राफ भी बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वो ग्राफ भी पढ़ना कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, यहां पर नंबर है, यहां पर एंगल है। एंगल मिनिमम कितना होगा 0 डिग्री, मैक्सिमम 180 डिग्री। स्कैटरिंग एंगल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो सीधे जा रहे हैं उनका एंगल है 0, जो बैकवर्ड स्कैटरिंग कर रहे हैं 180 डिग्री। तो ग्राफ ऐसा बनता है कि 0 डिग्री वाले बहुत सारे हैं, जैसे 10 की पावर 8, और 180 डिग्री वाले 10 है। ओके, तो मोस्टली पार्टिकल सीधे जा रहे हैं और बहुत ही कम पार्टिकल्स बैकवर्ड स्कैटरिंग कर रहे हैं। एक ग्राफ प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं हुआ बट पूछ सकते हैं। जो भी एनसीईआरटी के ग्राफ्स होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनोगे, जो मुझे लगता है कि जो मुझे आपको बताना है कि ये गोल्ड लीफ क्यों यूज की, इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, थिन गोल्ड फॉयल या लीफ। तो गोल्ड सबसे पहले क्यों यूज किया कि गोल्ड मैलिएबल था, कि थिन फॉयल बन सकती थी, जैसे सिल्वर की भी बन जाती है, वो आप मिठाइयां खाते हैं उसके ऊपर चांदी की वर्क होती है, बिल्कुल पतली। ठीक है, एक और बात भी, एटम का साइज लगभग 10 की पावर -10 के ऑर्डर का होता है, ये याद रखना। न्यूक्लियस का 10 टू पावर -15 टू 10 टू पावर -14, और ये थिन गोल्ड फॉयल थी, इसकी थिकनेस लगभग 10 की पावर -7 की है, मतलब अराउंड ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द एटम। ओके, तो ये मैलिएबल थी, इसकी थिन फॉयल बना सकते हैं आप गोल्ड की। फिर थिन ही क्यों यूज करी, थिन इसलिए यूज की, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेटा एनसीईआरटी में पढ़ना, इसके बारे में लिखा हुआ है। थिन इसलिए की सो दैट कि बहुत ही पतली है। ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, मानो अगर मोटी फॉयल यूज करते हैं, फिर एक अल्फा पार्टिकल के रास्ते में लाखों करोड़ों एटम्स आते हैं, इतनी थिन की है कि लगभग एक ही एटम है लेयर के अंदर, सामने मतलब आप अल्फा पार्टिकल्स आएंगे तो सामने एक ही एटम है। तो क्योंकि अपने को एटम स्टडी करना है, गोल्ड में स्टडी करना है, तो लिखा हुआ बुक में कि क्यों थिन यूज की गई, सो दैट अल्फा पार्टिकल शुड नॉट स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 एटम, एक ही एटम से स्कैटर हो। और गोल्ड क्यों यूज किया, एक तो मैलिएबल है, और गोल्ड का न्यूक्लियस हैवी है, गोल्ड का जेड की वैल्यू 79 है। ओके, तो मास नंबर मुझे नहीं ध्यान में, गोल्ड इज हैवी, गोल्ड का न्यूक्लियस हैवी है, तो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे तो उन्हीं पर फोर्स लगेगा, फोर्स गोल्ड न्यूक्लियस पर भी लगेगा उतना, बट दे विल नॉट लीव देयर प्लेस, कि गोल्ड का जो न्यूक्लियस है, गोल्ड की जो एटम्स है, दे विल बी स्टेशनरी ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि जो फोर्स लगेगा कि अल्फा पार्टिकल बाय चांस उनसे टकरा जाते हैं, तो अब बहुत बड़ी बॉल से एक छोटी सी बॉल टकराएगी तो बड़ी बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि गोल्ड का न्यूक्लियस हैवी है एंड एटम्स ऑफ गोल्ड विल रिमेन स्टेशनरी थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाई थिन गोल्ड फॉयल वाज यूज्ड इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर नेक्स्ट है इंपैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर
बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ओके, तो क्या कहता है इम्पैक्ट पैरामीटर कि जैसे न्यूक्लियस है मान, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं इनिशियली, बाद में तो उनकी डायरेक्शन चेंज हुई। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूक्लियस है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? It is the perpendicular distance between the initial velocity vector from the nucleus. Okay? अब देखो न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूर होंगे स्कैटरिंग उतनी कम आएगी। बेसिकली स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा हो स्कैटरिंग उतनी कम होगी। न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होंगे स्कैटरिंग उतनी कम होगी। और जब बिल्कुल सामने आ रहा हो तो डिस्टेंस क्या है? जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने आ रहा है डिस्टेंस है 0। तो जब b 0 होगा तो स्कैटरिंग क्या होगी? 180 डिग्री। इतना याद रखना इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में आपको। ओके, फिर एक सोल्ड एग्जांपल दिया हुआ है बुक के अंदर, वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि इन अ गाइगर मैरिजन एक्सपेरिमेंट। ओके, we have to find out distance of closest approach. पहले इसका मतलब समझो। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है वैसे कि एक चार्ज पड़ा है Q2 फिक्स्ड है और एक चार्ज है Q1, ये फिक्स्ड है और इसको इसकी तरफ फेंक है, दोनों सेम साइन के। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको, ये वेलोसिटी दे देंगे, हाफ एम स्क्वायर से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। ओके, तो पूछे कि इसकी कितने पास जाएगा। देखो बेटा ये जा रहा है बी से, दोनों सेम साइन के, फोर्स इधर लगेगा, एक टाइम पे जाके रुक जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी इतनी है कि वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। ये अल्फा पार्टिकल्स भी न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाए थे, रास्ते में रुके थे, फिर वापस आ गए। जितना जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कैसे निकालते हैं इसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी से। शुरू में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बहुत दूर है। बाद में यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 बाय D। फॉर्मूला यूज होकर पोटेंशियल एनर्जी यहां से D आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं इन गाइगर मैरिजन एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं विद काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो बस इतना ही दिया था, मतलब अल्फा पार्टिकल्स है, यहां पर किसका न्यूक्लियस है? गोल्ड का, और कुछ भी नहीं बताया मैंने। तो अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे जूल में कन्वर्ट करोगे। ओके, 10⁶ मेगा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल, बहुत दूर है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0। जब ये पास पहुंच जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस में, इसकी वेलोसिटी 0 तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q1 Q2 बाय R। अब देखो K Q1, इसका चार्ज कितने है? 2e अल्फा पार्टिकल, इसका चार्ज कितने है? Ze। जेड पता होना चाहिए, गोल्ड का जेड होता है 79। खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना था, कैलकुलेशन भी लंबी आएगी इसकी, और ये क्वेश्चन प्रिपेयर करो, ये कभी एग्जाम में आया हुआ है। ओके, बहुत साल पहले, 5-6 साल, उससे भी पहले शायद 12-13 में आया, 7-8 साल पहले। ठीक है बच्चे, अब देखो एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, मतलब सिर्फ डिस्कशन के लिए, में से कुछ नहीं पूछा जाएगा, थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए चीजों कि आप ये चीजें केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए होंगे कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस नहीं होता।
और स्पेक्ट्रम भला क्या होती है, कि क्या चीज है स्पेक्ट्रम, और ये लाइन और कंटिन्यूस का क्या मतलब है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे अभी। सिर्फ ध्यान से सुन रहे हैं आपको। तो देखो बेटा क्या होता है कि ये चीज एक्सपेरिमेंटली पहले देखी जा चुकी थी कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। तो दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो मानो हाइड्रोजन है बॉक्स के अंदर, आइसोलेटेड एटम्स होने चाहिए। आप ये सामने बोर्ड के सामने मैंने बॉक्स रख दिया, इसमें हाइड्रोजन एटम्स है, मतलब हाइड्रोजन के एटम्स है दूर दूर है। आपने लाइट डाली तो आपको वो हाइड्रोजन से पास होगी, पीछे स्क्रीन है, तो आपको कुछ कलर्स मिसिंग दिखेंगे, कुछ वेवलेंथ्स, ठीक है। जैसे लाइट है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर कि आपको, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, 410 नहीं दिखा, 530 नहीं दिखा, 620 नहीं दिखा, कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग होंगी। तो वो कंटिन्यूस वेवलेंथ्स नहीं है जो मिसिंग है। मिसिंग है क्यों? हाइड्रोजन गैस ने उसने एब्जॉर्ब कर लिया, हाइड्रोजन के एटम्स ने सॉरी एब्जॉर्ब कर लिया, तो पीछे वो पहुंचे ही नहीं आप स्क्रीन तक। तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जो जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब कर ली उसको आप बोलते हैं उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और क्योंकि वो डिसकंटिन्यूस थी तो इसलिए उसे नाम दे दिया था लाइन स्पेक्ट्रम। अगर कंटिन्यूस होती, मतलब मानो ऐसे होती कि 410 से लेकर 420 तक की सारी मिसिंग है कंटिन्यूसली, कि 410 और 420 के बीच में कुछ है ही नहीं, फिर आप उसे नाम देते कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और जनरली सारी चीजें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही शो करती हैं अगर वो कंडेंस्ड फॉर्म में, मतलब बहुत सारी इकट्ठी हो। मैंने इसलिए वर्ड यूज किया था आइसोलेटेड एटम्स, दूर दूर होने चाहिए। ओके, तो हाइड्रोजन एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में उनका लाइन स्पेक्ट्रम होता है। जिन वेवलेंथ्स को उन्होंने एब्जॉर्ब किया उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब कि एक अपने पास एक सेट ऑफ वेवलेंथ्स है, उसे स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। फिर वो एब्जॉर्ब करने के बाद वापस एमिट भी करते हैं वही वेवलेंथ्स, वो वेवलेंथ्स प्लस सम मोर वेवलेंथ्स जो एमिट करते हैं उसे एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से बड़ा होता है, बट होते दोनों लाइन स्पेक्ट्रम ही है। एमिशन स्पेक्ट्रम भी लाइन स्पेक्ट्रम होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इतना ध्यान रखना आपको कि ऐसा देखा गया। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल। एग्जाम में आती है 2 नंबर की डेरिवेशन, एनर्जी निकालो, क्योंकि आप यूजिंग बोहर्स मॉडल भी करेंगे। ओके, अभी आप कर रहे हैं यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, हाइड्रोजन का एटम है, कितना चार्ज होगा प्रोटॉन वाला E, यहां पर -E, R रेडियस मान लो, तो कितना फोर्स लग रहा है, V वेलोसिटी मान लो, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, K को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं, Q1 Q2 by R स्क्वायर, प्लस माइनस हम नहीं डालेंगे फोर्स के केस में, प्लस माइनस हमने क्या बता रहा है डायरेक्शन कि फोर्स इज अट्रैक्टिव, इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ओके, तो सर्कल में घूम रहा है, उसका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। फिर यार से कैंसिल हो गया, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, mv स्क्वायर है, हाफ कर दो दोनों साइड, तो e स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस डालेंगे, आपको पता है ये पोटेंशियल एनर्जी है। फिर टोटल, मैंने आपको 11th में भी इसके बारे में बता रखा है कि सैटेलाइट्स घूमती हैं अराउंड द इन द सेम मैनर लाइक इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। टोटल एनर्जी आ जाएगी -e स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो
ये एनर्जी का डेरिवेशन हो गया। ये बताया हमने आपको, टोटल का नेगेटिव कर दो तो काइनेटिक आ जाएगी, टोटल का डबल कर दो तो पोटेंशियल आ जाएगी। ये बात याद रखनी, ये काम आती है न्यूमेरिकल्स में कि आपको टोटल एनर्जी दे देंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है हाइड्रोजन के केस में। ये टोटल एनर्जी है, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी 13.6। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, फिर एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है, टोटल एनर्जी। ये याद करना इसका आंसर। टोटल एनर्जी नेगेटिव ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड एटम इज स्टेबल। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्या बताती है, फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव बताती है, फोर्स है रिपल्सिव। टोटल एनर्जी नेगेटिव ये बताती है कि वो सिस्टम स्टेबल है। सैटेलाइट सेम इसी चीज अर्थ सैटेलाइट सिस्टम के लिए क्या है कि सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ। यहां पर क्या, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड एटम इज स्टेबल। ये फॉर्मूलाज भी याद रख सकते हो टोटल एनर्जी का। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का अपने आप हो जाएगा। टोटल का नेगेटिव कर दो तो काइनेटिक आ जाएगी, और डबल कर दो तो पोटेंशियल आ जाएगी। बट इसमें लिमिटेशंस थी इस मॉडल में, इसीलिए फिर बोर्स का मॉडल आया। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। ओके, और रदरफोर्ड मॉडल। बोर्स मॉडल की लिमिटेशन भी पढ़ेंगे हम, वो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन? तो देखो बेटा, अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था, अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूरा का पूरा ये पढ़ा था कि ऑसिलेटिंग चार्ज और एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जब घूम रहे तो एक्सेलरेट कर रहे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। तो दिस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या होती जानी चाहिए, रिड्यूस। तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, वो स्पाइरल पाथ करेगा। कि ऐसे लिखोगे, बड़ा पॉइंट बनता है कि एन एक्सेलरेटिंग चार्ज शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। इन दैट केस इट विल स्पाइरल इनवर्ड। ठीक है, स्पाइरल इनवर्ड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बट ऐसा नहीं होता, सच एन एटम इज नॉट स्टेबल। अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन विल अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम विल नॉट बी स्टेबल, बट एटम स्टेबल है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। फिर जब ये कंटिन्यूसली, सेकेंड पॉइंट ये है कि कंटिन्यूसली इसका रेडियस कम हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज होगी, तो ये भी आपको बताया था कि जो वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकलती हैं, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट हो रहा होता है। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज होगी, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा उनकी फ्रीक्वेंसी भी कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए। तो स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। बट एक्चुअल में स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये दो लिमिटेशन है इसकी, ये रदरफोर्ड मॉडल की, ये आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोहर्स मॉडल पढ़ेंगे, सॉरी बोहर्स पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, उसी से बोहर्स मॉडल बनता है, और फिर एनर्जी निकालेंगे। फिर बोहर के मॉडल ने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, वो सब एक्सप्लेन किया जाए। ओके, बस अपना बेटा यही एटम छोटा चैप्टर है, एक लेक्चर और लगेगा, मतलब वी नीड 2 लेक्चर्स मोर कि एटम्स, और न्यूक्लियर खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर का बहुत ही थोड़ा सा पार्ट आपके सिलेबस में है, और मतलब ओवरऑल 6 लेक्चर्स अपने और लगेंगे। क्या कहते हैं, 3 में एटम्स न्यूक्लियर, 3 में सेमीकंडक्टर। ओके, छोटा सा अपना पार्ट बस पेंडिंग है, और अपन नेक्स्ट वीक में से कंप्लीट कर लेंगे। फिर विल वर्क ऑन द रिवीजन। ओके, थैंक यू।